है कि जो लाइट आपके सोल्यूशन में एब्जॉर्ब नहीं हुई बल्कि उसके अंदर से पास हो गई। तो ये बेटा यहाँ पर ये कह रहा है, जरा इसको पढ़िएगा कि इफ यू शाइन अ रेंज ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज वन एट अ टाइम थ्रू अ सैंपल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यू फाइंड दैट सम फ्रीक्वेंसीज गेट एब्जॉर्ब बाय द कंपाउंड। जी सर कैसे पता चला कि 66% वो है, बेटा यहाँ मतलब? डिटेक्टर होगा, या अभी आगे आगे आपको बताऊंगा कि कैसे पता चले। अभी तो सिर्फ आपको मैंने ट्रांसमिटेंस का मतलब बताया, आगे डिटेक्टर होगा। डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि कौन सी लाइट आकर यहाँ पर इसको हिट कर रही है बेटा, और कौन सी लाइट हिट नहीं कर रही। तो आप जो इनकमिंग लाइट है वो आपको पता होगा आपने कौन सी लाइट बेटा और कितनी रेडिएशन फॉल करवाई है, और डिटेक्टर आपको ये बताएगा कि कितनी लाइट ने यहाँ आकर हिट की है। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि जितनी कमी आ रही है इसका मतलब है कि वो जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, अब यहां से बेटा रीड करते हैं ना, ये क्लियर हो जाएगा अभी कि इफ यू शाइन अ रेंज ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी वन एट अ टाइम थ्रू अ सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यू फाइंड दैट सम फ्रीक्वेंसीज गेट एब्जॉर्ब बाय द कंपाउंड। जिस तरीके से बेटा यहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई है, रेड, रेड कलर की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होगी। A detector on the other side of the compound would show that some frequencies pass through the compound with almost no loss, but other frequencies are strongly absorbed. How much a particular frequency gets through the compound is measured as percentage transmittance. जी बेटा ये बात समझ आई है इसने जो अभी तक बताई है यहाँ से यहाँ तक? यस सर, जी हाँ। बेटा आपको मैं एंड पे बताऊंगा, ये चीजें आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो, जो आगे जाकर हम स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे इंफ्रारेड के, कि वो स्पेक्ट्रम बनते कैसे हैं। अच्छा बेटा अब जरा देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऑफ 100, बेटा इसका क्या मतलब होगा अगर मैं ये कहूं कि 100% जो है ना 100% ट्रांसमिटेंस हुई है, इसका क्या मतलब होगा इस वर्ड का, कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है? 0% सर। अगर हुई होगी बेटा 0% बेटा। देखिए अगर ये इस तरह होता कि यहां आपने ये तीनों लाइट्स बेटा इस सॉल्यूशन के अंदर से पास करवाई और ये तीनों लाइट्स यहां से बेटा निकल आई है वापस, इसका मतलब है एब्जॉर्ब नहीं हुई, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो आप बताएंगे कि 100% जो है यहां पर ट्रांसमिटेंस है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता बेटा, कुछ ना कुछ पार्ट लाजमी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये देखिए यही कह रहा है कि अ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऑफ 100 would mean that all of that frequency pass straight through the compound without any being absorbed। ठीक है जी। अच्छा इसी तरीके से अगर वो कहते हैं जी अ ट्रांसमिटेंस ऑफ ओनली 5%, तो 5% का क्या मतलब होगा भाई कि सिर्फ 5, अगर मैं कहता हूं कि 5% ट्रांसमिटेंस हुई है बेटा, इसका क्या मतलब है कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है? 95%। नहीं भाई, नहीं भाई, देखो ना, 100% ट्रांसमिटेंस का मतलब है नो एब्जॉर्ब, नो एब्जॉर्बेंस, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। और अगर मैं कहता हूं जी 5% ट्रांसमिटेंस हुई है, तो इसका क्या मतलब है एब्जॉर्बेंस कितनी हुई है जी, कितना एब्जॉर्ब हुआ है लाइट? 5% एब्जॉर्ब हुई है, 95% गई है सर। नहीं ना भाई, नहीं ना, गलत बोल रहे हो। 5% ट्रांसमिटेंस का मतलब है कि 5% पास हुई है, 95% एब्जॉर्ब हुई है। ट्रांसमिट का मतलब होता है बेटा पास हो जाना, ट्रांसमिट का मतलब है पास हो जाना। तो अगर मैं ये कहता हूं कि जी इस सॉल्यूशन में 5% ट्रांसमिटेंस हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा, एब्जॉर्ब कितनी हुई है? 95% सर। Transmittance of 100 would mean that almost all of that frequency pass straight through the compound without any being absorbed. In practice, that never happens. There is always some small loss, giving a percentage of perhaps 95%. अच्छा आगे देखें, a transmittance of only 5% would mean that nearly all of that particular frequency is absorbed by the compound. A very high absorption. तो बेटा पहले तो आपने ये डिफरेंस समझना है, फिर मैं आगे चलूंगा। पहले मुझे ये बताएं कि सब बच्चों को परसेंटेज ट्रांसमिटेंस का मतलब समझ आ गया कि अगर मैं ये बोलता हूं कि एक सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने बेटा लाइट पास करवाई और वहां पर आपको रिजल्ट मिल रहा है कि 25% ट्रांसमिटेंस, तो बताएं एब्जॉर्ब कितनी हुई? 75% एब्जॉर्ब हुई सर।
यस बेटा 75% एब्जॉर्ब हुई। तो ट्रांसमिटेंस का मतलब समझ लें, ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है बेटा पास हो जाना, ठीक है, ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है पास हो जाना। अब बेटा आगे चलते हैं, इस तरह की बेटा आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आपको इस तरह का मिलेगा, इस तरह की शेप होगी जी। बेटा ये माइक ऑफ कर दी। सर इसको किक कर दें। सर चला गया। बेटा देखिए ये आप हाँ लोगों जी सर, इसे निकालना है। ये असल में आप लोगों की वजह से हो रहा है बेटा, आप लोग आगे लिंक क्यों शेयर करते हैं? तो आइंदा के बाद फिर मैं ये कर दूंगा कि आप अपनी बेकोनाइट की आईडी से आएंगे तो बस ठीक है, मैं आपको आने दूंगा, वरना मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास बेटा इतना टाइम नहीं है कि हम इन कामों में पढ़े, हमने आगे सिलेबस कवर करना है। अब बेटा देखें, आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस तरह की डायग्राम बेटा मिलेगी एग्जाम में। इसको जरा हम पहले देखते हैं अच्छे तरीके से और फिर हम आगे चलेंगे बेटा। बेटा वाई एक्सिस पर क्या उसने क्या लिया हुआ है बेटा? वाई एक्सिस पर ट्रांसमिटेंस, वाई एक्सिस पर ट्रांसमिटेंस लिया हुआ है, और बेटा एक्स एक्सिस पर क्या लिया हुआ है? वेव नंबर पर सेंटीमीटर। बेटा वेव नंबर समझते हैं आप लोग, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने वेव नंबर। जी बेटा वेव नंबर, बेटा वेव नंबर ये होता है पर सेंटीमीटर का मतलब ये है कि सपोज करते हैं बेटा ये 1 सेंटीमीटर है, सपोज 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ रही है बेटा? 1 2 3। तो पर सेंटीमीटर के अंदर वो देखता है वेव नंबर कितनी है। मुझे ये बताएं, 1 सेंटीमीटर में जितनी ज्यादा वेव्स आएंगी, 1 सेंटीमीटर में बेटा जितनी ज्यादा वेव्स आएंगी, तो वो आपकी वेव उतनी ज्यादा, लाइट आपकी उतनी ज्यादा एनर्जेटिक होगी या उतनी कम एनर्जेटिक होगी अगर वेव नंबर ज्यादा आ रही है 1 सेंटीमीटर में? ज्यादा। सर एनर्जेटिक होगा। हाँ देखिए ना, मैं आपको इस तरह बताता हूँ। सपोज यहां देखिए ये 1 सेंटीमीटर में एक ही वेव आ रही है सपोज, और यहां 1 सेंटीमीटर में 3 वेव्स आ रही है, तो ये कौन सी वेव ज्यादा एनर्जेटिक है, ए या बी? ए। ए इज मोर एनर्जेटिक, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेव नंबर जितना ज्यादा होता जाएगा, आपकी जो लाइट है, आपकी जो रेडिएशन है, वो उतनी ज्यादा एनर्जेटिक होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बेटा। तो अब यहां पर दो आपने चीजें पहले समझनी है बेटा। एक्स एक्सिस पर क्या लिया हुआ है? ट्रांसमिटेंस, और वाई एक्सिस वाई एक्सिस पर ट्रांसमिटेंस लिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पर बेटा वेव नंबर लिया हुआ है। अच्छा अब बेटा मुझे ये बताइएगा कि ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं ट्रफ। बेटा ये जो नीचे की तरफ आपको पीक्स नजर आ रही है, इनका नाम है केमिस्ट्री में ट्रफ, TROUGH, इनको ट्रफ बोलते हैं। बेटा इस ट्रफ का क्या मतलब है? ये जो पीक नीचे की तरफ आ रही है, कि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या इतनी ट्रांसमिटेंस हो रही है, इसका क्या मतलब है? जरा मुझे बताएं। ये यहां पर आ रहा है ना बेटा, कितनी ट्रांसमिटेंस है ये बताएं जरा। सर ट्रांसमिटेंस कम है, एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है। वेल डन बेटा, गुड। ये चीज आपने समझनी है पहले। इसका मतलब ये हुआ है यहां पर कि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 5% ट्रांसमिट हो रही है। ये बात ठीक है? जी सर। ठीक है सर। 5% ट्रांसमिट हो रही है ना। ट्रांसमिट का क्या मतलब होता है बेटा? पास हो जाना, विदाउट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हुए बगैर बेटा वो निकल रही है। अच्छा इसका क्या मतलब है बेटा? ये देखें जरा, इधर जो आ रही है ये, इसका क्या मतलब है कि 95% मिनिमम एब्जॉर्ब हो रही है और मैक्सिमम लाइट ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो आपको बेटा ये पहले समझना है कि ट्रांसमिटेंस का क्या मतलब है। जी अरीबा फिरदौस बेटा आप मुझे बताएंगी कि ट्रांसमिटेंस का क्या मतलब होता है बेटा? सर ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है द परसेंटेज दैट इज पासिंग थ्रू विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द कंपाउंड। बिल्कुल बेटा, गुड, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा हमने बेसिकली इन ग्राफ को ना एक्सप्लेन करना होगा। एग्जाम में हमें ये ग्राफ देंगे, ऊपर कंपाउंड नहीं देंगे बेटा। ये जो ऊपर इसने कंपाउंड लिखा हुआ है ना, ये आपको नहीं देगा। वो कहेगा जी बताएं ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, ये किस कंपाउंड का है? आपने कंपाउंड का नाम बताना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा बेटा हम और थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा बेटा क्वेश्चन ये है कि आप जब, अच्छा ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना बेटा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये स्पेसिफिक है किसके लिए? ये आपको बेटा
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके देगी। बस इसका एक ही काम है कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अल्कीन, कीटोन, एल्डिहाइड, उन फंक्शनल ग्रुप को कौन आइडेंटिफाई करता है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इंफ्रारेड आप सबको पता है ना बेटा, हम इनको देख तो नहीं सकते ना इंफ्रारेड रेडिएशन को। हाँ बेटा बताएं। क्या करता है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी? जी बेटा, से क्या करता है, अभी आप क्या बता रहे ये बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। अच्छा सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा बेटा देखें, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, बेटा पहले देखिएगा फिर हम यहां से पढ़ेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज अल्कोहल, और आप बेटा इसके ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन को फॉल करवाते हैं, आईआर। बेटा जब आप आईआर इसके ऊपर फॉल करवाएंगे इस ऑर्गेनिक लिक्विड के ऊपर, तो आपके ख्याल में कि जो आपने एनर्जी इसके ऊपर बेटा आपने जो लाइट पास करवाई है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या करेंगी अंदर जाकर? जी बेटा, ये लाइट कहां पर यूज होगी? तो वो हम बेटा पढ़ते हैं, वो ये कह रहा है व्हाट कॉजेज सम फ्रीक्वेंसीज टू बी एब्जॉर्ब, कि जो आप लाइट बेटा पास करवाते हैं वो लाइट क्या करेगी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो बेटा ये सुनिएगा, ईच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्लूडिंग इंफ्रारेड हैज अ सर्टेन एनर्जी। बेटा ये बात आप सबको पता है। अगर मैं आपको इसकी बात करूं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बेटा वायलेट कलर, इंडिगो, और अगर आप रेड में देखेंगे तो रेड में वेवलेंथ ऐसे होगी। आपको बेटा ये पता है ना कि हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, ये बात पता है सबको? यस सर। जो आपके पास ब्लू होगी बेटा उसकी अपनी वेवलेंथ होगी, ग्रीन की अपनी, येलो की अपनी, ऑरेंज की अपनी, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। विजिबल लाइट की बात कर रहा हूं, विजिबल के अंदर जो विजिबल लाइट होती है, जिसको आप वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसमें रेड जो है ना लीस्ट एनर्जेटिक होती है। तो हर रेडिएशन की अपनी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो यहां पर बेटा कह रहा है कि ईच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैज अ सर्टेन एनर्जी, मतलब उसकी अपनी वेवलेंथ होती है। इफ अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज बीइंग एब्जॉर्ब एज इट पासेस थ्रू द कंपाउंड बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इट मस्ट मीन दैट इट्स एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कंपाउंड। हाँ जी बेटा, कह रहे कि आपने इंफ्रारेड रेडिएशन सपोज पास करवाई जी इस अल्कोहल के अंदर, और कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन का कुछ पार्ट मेथानोल ने, इस अल्कोहल ने बेटा एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब, जो मेथानोल ने इंफ्रारेड रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया है, वो मेथानोल के साथ क्या काम करेगा, वो एनर्जी क्या करेगी मेथानोल के साथ? तो ये जरा बेटा सुनिए, बॉन्ड स्ट्रेचिंग। In covalent bonds, atoms are not joined by rigid link. The two atoms are held together because of the both nuclei are attracted to the same pair of electrons. The two nuclei can vibrate backward and forward towards and away from. बेटा सिंपल सी वो बात ये बता रहा है कि जो bonds होते हैं ना, ये rigid नहीं होते। ये बेटा जिस तरह स्प्रिंग होता है ना, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो बॉन्ड्स भी बिल्कुल उसी स्प्रिंग की तरह होते हैं कि आप अगर उन बॉन्ड्स को एनर्जी देंगे तो वो बॉन्ड्स बेटा स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन बेटा जो आप पास करवाते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो कुछ पार्ट अगर इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो एब्जॉर्बेंस बेटा कहां पर यूज होगी मुझे बताएं? लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या करेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ? उनके बॉन्ड्स को क्या करेगी बेटा? स्ट्रेच करेगी, या कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेच। ये जरा देखिएगा बेटा, डायग्राम उसने बताई है। ये आपको एक दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड नजर आ रहा है, और नीचे वाली डायग्राम में देखेंगे बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, यहां पर थोड़ी स्ट्रेचिंग हुई है और नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा। तो ये जो स्ट्रेचिंग होती है इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी बेटा आपको कौन दे रहा है? इंफ्रारेड। अच्छा, अब इससे क्या होगा बेटा? ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस एनर्जी के एब्जॉर्ब करने से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन पहले मुझे बेटा ये बताएं कि जब भी आप इंफ्रारेड रेडिएशन को फॉल करवाते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? शाबाश बताएं। उसके कुछ बॉन्ड स्ट्रेच होंगे या नहीं होंगे? यस सर।
अच्छा, मैं आपसे एक और चीज बेटा ये पूछता हूं कि जो स्ट्रेचिंग की मैं बात कर रहा हूं कि बॉन्ड स्ट्रेच होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। बेटा कि जो स्ट्रेचिंग है, सपोज चलेंगे हम ये ले लेते हैं। चलिए मैं बेटा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फिलहाल एग्जांपल देता हूं। फिलहाल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम देख लेते हैं। ये Cl है और ये H है और ये H है और ये I है। बेटा आप मुझे बता सकते हैं कि ज्यादा स्ट्रेच करना ज्यादा मुश्किल कहां पर होगा? किस बॉन्ड को स्ट्रेच करना मुश्किल होगा, HCl को या HI को? ये बता दें। मैं इनके बॉन्ड स्ट्रेच करना चाहता हूं बेटा। HCl की मुश्किल कहां मुश्किल होगा बेटा स्ट्रेच करना? तो HCl में नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, आई में HI में स्ट्रेच करना मुश्किल होगा। रीजन सोचें जरा, शाबाश सोचें। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ नहीं नहीं, बॉन्ड लेंथ नहीं भाई, मैस। आयोडीन का मैस कितना होता है? आयोडीन का मैस बेटा क्लोरीन से ज्यादा है ना, या कम है? यस सर, ज्यादा है। बेटा जो हैवी चीज है उनको स्ट्रेच करना आसान होगा मुश्किल होगा? हैवी आइटम्स को मुश्किल होगा। मुश्किल होगा बेटा। तो अब आप एक बात आपने बस समझनी है। अच्छा मैं आपको फिर भी ये बता रहा हूं बेटा, आपसे एग्जाम में ये थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ मैं आपको इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि ग्राफ में समझने में आसानी हो। आपने बस ये अब याद रखना है कि जब भी आप इंफ्रारेड रेडिएशन बेटा आप फॉल करवाते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। तो बेटा मुझे ये बताएं, क्या हर बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए सेम अमाउंट की एनर्जी चाहिए या हर बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी चाहिए? डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी चाहिए। ये बड़ा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आपने अपने माइंड में रखना है कि हर बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि आप जब इंफ्रारेड रेडिएशन बेटा फॉल करवाते हैं तो आपके बॉन्ड स्ट्रेच करते हैं। बेटा स्ट्रेच के अलावा कुछ और भी चांस है, मुझे बताएं। एक तो बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा, चले। बॉन्ड स्ट्रेचिंग के अलावा बेटा एक और पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पास जो बॉन्ड्स हैं वो बेंड भी कर सकते हैं बेटा। ये देखिए, ये बॉन्ड अगर इस तरीके से मूव करें इधर या इधर, तो इसको आप स्ट्रेचिंग कहेंगे या बेंडिंग कहेंगे? अगर ये ऐसे ऐसे मूव करें, बेंडिंग। तो दो पॉसिबिलिटीज आपने याद रखनी है कि आप जब भी बेटा, इसको जरा पढ़ भी लीजिएगा, बॉन्ड बेंडिंग को भी पढ़ लीजिएगा कि as well as stretching, bonds can also bend. The diagram shows the bending of the bond in a water molecule. The effect of this course is that bond angle between the two hydrogen. बेटा इसकी बात कर रहा है। देखिए जब ये एंगल होता है बेटा 104 का ना, 104.5 का, जब ये बेंडिंग होगी तो ये बॉन्ड एंगल क्या 104.5 का रहेगा या चेंज हो जाएगा बेटा? बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। क्या स्ट्रेचिंग से बॉन्ड एंगल चेंज होगा बेटा? स्ट्रेचिंग से नहीं सर। गुड। तो बेटा याद रखिएगा, आप जब भी इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल करवाते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, तो दो चांसेस होते हैं, या तो आपका बॉन्ड स्ट्रेच होगा या तो आपका बॉन्ड बेंड होगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी। अब बेटा यहां पर देखिएगा, ये कि बेटा एक हमारे पास स्पेक्ट्रम है, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इसको ग्राफ नाम बोलिएगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। बेटा यहां पर ना अभी फिलहाल हम 1500 से आगे वाला रीजन देखेंगे, बस यहां से यहां तक वाला रीजन देखते हैं बेटा। ये आप मुझे ये बताइएगा कि बेटा कहां कहां पर एब्जॉर्बेंस हो रही है, किस वेव नंबर पर एब्जॉर्बेंस हो रही है बेटा? ये मुझे इसके बारे में बताएं, ये एब्जॉर्बेंस कहां पर हो रही है बेटा? ये जो एब्जॉर्बेंस है ये किस वेव नंबर पर हो रही है? वेव नंबर रीड करके बताएं जी, शाबाश बेटा। क्या वेव नंबर होगा? 4600। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये बड़े ध्यान से पढ़ना है, ये स्केल इधर बढ़ रहा है भाई। 3400 सर, 3400। हाँ जी बेटा, ये स्केल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये 500, ये 1000, ये 1500, ये 2000, ये 3000 और ये 4000 मैक्सिमम है। तो यहां पर आपको ये बेटा मिल रहा है तकरीबन, आप कह सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस इधर हो रही है बेटा। तो ये 3100, ये 3200, 3200 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए एब्जॉर्बेंस स्टार्ट हो रही है 3200 से, 3200 और बेटा 3500 के दरमियान
यहीं पर बेटा आपको ये ट्रफ मिल रहा है ना, इस ट्रफ को जरा बताएं, ये ट्रफ कहां पर मिल रहा है बेटा? इसी रेंज के दरमियान मिल रहा है या नहीं मिल रहा? 3200 इसी के दरमियान ही मिल रहा है। ठीक है बेटा। अब इसका क्या मतलब है भाई कि यहां पर एब्जॉर्बेंस हो रही है या ये ट्रांसमिटेंस हो रही है, ये बताएं। ये एब्जॉर्बेंस हो रही है बेटा। अब याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, इसने ऊपर आपको बताया हुआ है कि जो अल्कोहल होता है ना बेटा, अल्कोहल, उसमें जो OH बॉन्ड होता है बेटा, अल्कोहल में, सबको पता है ना अल्कोहल में OH बॉन्ड होता है जी बेटा? यस सर। इस OH बॉन्ड को अगर आपने स्ट्रेच करवाना है, क्या करवाना है बेटा? OH बॉन्ड को स्ट्रेच। तो इसको स्ट्रेच करवाने के लिए आपको बेटा जो इंफ्रारेड रेडिएशन देनी पड़ेगी, उसका वेव नंबर कितना होना चाहिए? 3200 से लेकर 3400 के दरमियान होना चाहिए। तो बेटा अगर आप इतनी एनर्जी वाली वेव नंबर देंगे बेटा, तो आप OH बॉन्ड को स्ट्रेच करवा सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा, ये जो आप एनर्जी देंगे ना बेटा, इस वेव नंबर की जो आप रेडिएशन देंगे, वो सिर्फ OH बॉन्ड को स्ट्रेच करवा सकेगी और किसी बॉन्ड को स्ट्रेच नहीं करवा सकेगी। रीजन मैंने आपको बताई है कि हर बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए आपको अब यहां पर ये जो परेशानी हो रही होगी कि ये हम कैसे याद रखेंगे, तो बेटा ये आपने याद नहीं रखना, ये आपके पास डाटा बुकलेट में गिवन होगा, आपने सिर्फ मैच करना होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको सपोज अब ये नहीं पता चल रहा जी कि ये जो यहां पर पीक आई है, ये जो यहां पर पीक आ रही है, ये किसकी है? तो आप क्या करेंगे, आप लोग बेटा डाटा बुकलेट पर जाएंगे। डाटा बुकलेट आपके पास होगी, कहां पर? ये देखिएगा जी, ये डाटा बुकलेट है जी। अब आप इसमें देखेंगे, आपने ये तो देख लिया ना कि 3200 से लेकर 3400 के आसपास जी जो है ना एब्जॉर्बेंस हो रही है। तो आप देखेंगे यहां 3200 से 3400 कहां पर आ रहा है बेटा? चेक करें शाबाश जरा जी बेटा। इस वेव नंबर में चेक करें, 32 से 35 के दरमियान रेंज किधर आ रही है, या 34 के दरमियान? सर OH में H बॉन्डेड अल्कोहल के साथ। हाँ, अब बेटा देखें, आप यहां पर बेटा, मैं एक मिनट सिर्फ एक मिनट, ये तो ऊपर वाले तो आप छोड़ देंगे, ये तो नहीं हो सकते। यहां पर भी आप बेटा ये छोड़ देंगे क्योंकि ये पीक आ रही है 3000 पर ना, ये 3000 पर। यहां पर आपको बेटा चांसेस मिलेंगे। देखिए इधर, ये देखिए ये वैल्यू अब यहां पर ओवरलैप कर रही है ना इसके दरमियान। तो अब बेटा यहां पर ये W का क्या मतलब है? W का मतलब है बेटा वीक। W का मतलब होता है वीक। ये ऊपर उसने लिखा हुआ है बेटा, ये डाटा बुकलेट में हर चीज लिखी होगी। W का मतलब है वीक, S का मतलब है स्ट्रॉन्ग। तो आप अभी ये चेक करेंगे बेटा कि आया ये जो पीक है ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ये कैसे पता चलेगा बेटा? ये इस तरह पता चलेगा, अगर एब्जॉर्बेंस 50% से ज्यादा हो रही हो, 50% से ज्यादा एब्जॉर्बेंस हो, तो वो स्ट्रॉन्ग पीक होती है। तो बताएं ये जो एब्जॉर्बेंस है ये 50% से ज्यादा है, कम है? जी बेटा ज्यादा है सर। ज्यादा है। तो इस पीक को आप क्या कंसीडर करेंगे? दिस इज द स्ट्रॉन्गर पीक। तो ये स्ट्रॉन्गर पीक है, जिसकी वजह से बेटा आपके पास ये जो ऑप्शन है ना, ये तो निकल गया, क्योंकि ये तो वीक पीक आपको यहां पर दे रहा होता है। अच्छा यहां पर देखें बेटा, कह रहा है वेरी ब्रॉड पीक। पता है किस तरह की होती है? इस तरह की बेटा। ब्रॉड पीक इतनी जिसके दरमियान बड़ा गैप हो, इसको आप बोलते हैं ब्रॉड पीक। इस शेप की होती है वो। तो आप जरा देखें, ये अल्कोहल की पीक बहुत ब्रॉड है, जरा चेक कीजिएगा बेटा, अल्कोहल की पीक ब्रॉड है। यस सर। बेटा मैंने आपको ब्रॉड की शेप जरा देखें किस तरह की बताइए। ब्रॉड पीक इस तरह की होती है। अब बेटा देखें, क्या ये ब्रॉड है या ब्रॉड नहीं है? बेटा ब्रॉड पीक ना इस तरह की होगी, देखें इस तरह की, इतना उसके दरमियान गैप होगा। तो क्या कहते हैं जी इस पीक के बारे में? ब्रॉड नहीं है सर। ब्रॉड नहीं है बेटा, ब्रॉड नहीं है। तो ये बेटा आप साथ साथ रिप्लाई करें ना, आगे से खामोश मत बैठे। सर सिर्फ पहली पीक ब्रॉड होगी। नहीं, ब्रॉड का मैं भी बताऊंगा बेटा, ये तो ब्रॉड है ही नहीं ना। मैं सिर्फ अभी अल्कोहल को देख रहा हूं। वो तो आपने देखा है ब्रॉड नहीं है। ब्रॉड पीक होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की।
कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए अल्कोहल के अंदर बेटा आपको यहां से अब पता चल रहा है कि ये अल्कोहल की पीक है बेटा, स्ट्रांग है और शार्प है। शार्प का मतलब होता है बेटा नीचे से ना इस तरह का उसका थोड़ा एज सा बना होगा, एज इस तरह का। तो अब यहां से इस डेटा बुकलेट से आपको बेटा समझ आ जाएगी कि अच्छा 3200 से लेकर 3600 के दरमियान, 3200 और 3600 के दरमियान अगर कोई पीक आ रही है तो वो बेटा किसकी होगी, अल्कोहल की होगी। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो पीक आ रही है 32 से लेकर 36 के दरमियान ही आ रही है बेटा, तो ये पीक किसकी है, अल्कोहल की है। तो बेटा आपको देखिए फंक्शनल ग्रुप पता चल जाएगा या नहीं पता चलेगा? हाँ जी बेटा, फंक्शनल ग्रुप पता चल गया या नहीं? जी सर। अब बेटा ये पता पढ़ चल लें। गया सर। बेटा उसने ऊपर लिखा हुआ है देखें, एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यू टू दी OH बॉन्ड स्ट्रेचिंग। ये जो बेटा नीचे की तरफ आ रहे हैं ना पीक, इसका मतलब है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसको बस याद कर लें, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब है कि एब्जॉर्बेंस हो रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा ये आपको एक क्लस्टर ऑफ पीक नजर आ रहा है। ये इतनी एक क्लियर पीक नहीं है बेटा, जिस तरह अल्कोहल के लिए तो देखिए आपको बड़ी एक क्लियर पीक नजर आ रही थी, तो यहां पर आपको क्लस्टर ऑफ पीक नजर आ रहा है या नहीं? जी मैं सर। इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं ताकि आपको ये क्लस्टर जो है ना बड़ा क्लियर सर दिखे। इससे ज्यादा CH बॉन्ड्स हैं OH बॉन्ड्स कंपेयर्ड। जी बेटा, ये क्लस्टर इसलिए इनमें ज्यादा CH बॉन्ड्स हैं। नहीं क्लस्टर का मैं भी आपको बताता हूं बेटा, क्लस्टर की ये रीजन नहीं है, लेकिन आप पहले क्लस्टर को गौर से देखिए बेटा। मैंने तो उसको थोड़ा सा बड़ा किया है। ये बेटा क्लस्टर देखिएगा, ये वाला, ये। अब ये जो बेटा क्लस्टर आपको नजर आ रहा है इसके बारे में आपने देखना होगा। तो जरा बताएं जी कि ये किस वेव नंबर पर एब्जॉर्ब हो रही है? ये पीक कहां पर आ रही है बेटा, ये बताएं, ये पीक किधर आ रही है? सर 2800 से 3000। हाँ, 28 से 3000 के दरमियान। उसने इस तरह से मेंशन कर दिया, एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यू टू दी CH बॉन्ड स्ट्रेचिंग। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, ये आपके ख्याल में कि ये पीक जो है ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है? क्या तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होता है या नहीं होता? होता है जी सर। सर। बेटा ये तो फिर तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये पीक आएगी ना, हमारे लिए ये यूजफुल है या नहीं है? नहीं है सर। ये बेटा हमारे लिए यूजफुल इतनी ज्यादा नहीं है। रीजन ये है क्योंकि हमें ये तो पता है कि जी ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें तो गरज किससे है, फंक्शनल ग्रुप से। ये बेटा इंपॉर्टेंट पीक थी ना जिसने आपको अल्कोहल के बारे में बता दिया, तो इसलिए इस पीक को हम इतना ज्यादा बेटा वेटेज नहीं देते क्योंकि ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है। अच्छा बेटा ये जो एक पीक आ रही है ये देखें इधर, ये किस वजह से आ रही है भाई? CH बॉन्ड की बेंडिंग, तो ये भी। हाँ, अब देखें बेंडिंग और स्ट्रेचिंग, आपको मैंने बताया था ना बेटा कि बेंडिंग वैसे भी आसान होती है। बेंडिंग करना आसान है या स्ट्रेचिंग करना आसान है? वैसे मुझे बताएं। बेंडिंग आसान है, तो उसके लिए देखें कम एनर्जी की वेवलेंथ चाहिए आपको बेंड करने के लिए, लेकिन स्ट्रेचिंग के लिए आपको ज्यादा एनर्जी वाली वेव चाहिए बेटा। तो हम आगे चलते हैं अभी। बेटा ये जो रीजन होता है ना, मेरी बात सुने, ये जो रीजन है ना बेटा, ये जो आ रहा है इधर, इसको हमने नहीं पढ़ना बेटा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन जो 1000 से पहले आ रहा है। इस फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर बड़ी क्लोज और बड़ी मतलब क्लस्टर होते हैं पीक्स के, तो ये हम बेटा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम थोड़े से इसके बेटा स्पेक्ट्रम देखते हैं। हाँ बेटा, यहां से बेटा हम स्टार्ट करते हैं जी। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम फॉर अ सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। बट आप जरा देखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। हर बॉन्ड की पीक आपको नजर आएगी इस स्पेक्ट्रम में। बताएं जी कौन कौन से बॉन्ड है, जरा बताएं, शाबाश। एक OH बॉन्ड नजर आ रहा है, OH बॉन्ड। सर CO सिंगल बॉन्ड भी है, CO डबल बॉन्ड भी है। अब बेटा ये उसने सारे मेंशन किए, जरा देखें ये बॉन्ड उसने सारे यहां पर मेंशन कर दिए कि जो बॉन्ड है। एक है बेटा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड भी है बेटा, ये देखें C सिंगल बॉन्ड O। ये OH बॉन्ड भी है बेटा, इधर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है। क्या ये सारे बॉन्ड्स बेटा आपको एथेनोइक एसिड में नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे?
आ रहे हैं सर। आ रहे बेटा। अब मेरी बात सुने बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है, कार्बोनाइल की पीक बेटा, C डबल बॉन्ड O, इसकी पीक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैं इसका पहले एथेनोइक एसिड का ना स्पेक्ट्रम आपको दिखाता हूं बेटा। ये जी एथेनोइक एसिड का स्पेक्ट्रम। इसके अंदर हम बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं पहले। बेटा ये आपको एक पीक नजर आ रही है, देखें ये इस पीक को जरा देखिएगा। ये जो है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग पीक है या वीक पीक है, बताएं जरा। स्ट्रॉन्ग। 50% से ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो दिस इज द स्ट्रॉन्गर पीक बेटा। और ये किस वेव नंबर पर बेटा आपको मिल रही है एब्जॉर्बेंस? वेव नंबर जरा बताएं क्या है? 1500, 1600 और 1700. बेटा ये बात अब याद कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। और बेटा ये इंडस्ट्री के अंदर भी आपको मैं बताऊं, इंडस्ट्री के अंदर भी जब वो कोई नया कंपाउंड बनाते हैं ना, मतलब केमिस्ट कोई नया कंपाउंड बेटा उनने बना लिया, लेकिन उनको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता कि जो नया कंपाउंड बना है, या उनने किसी प्लांट से बेटा, किसी प्लांट से ना कोई नया कंपाउंड या केमिकल उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, उसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, तो वो उसको इंफ्रारेड मशीन में रखते हैं। और इंफ्रारेड मशीन में रखने के बाद वो देखते हैं कि पीक कहां कहां आ रही है। अगर तो बेटा उनको पीक मिल जाए ना 1700 पर, तो उनके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। क्यों? उनको फौरन समझ आ जाती है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो C डबल बॉन्ड O अगर प्रेजेंट है बेटा, तो फिर आसानी नहीं हो जाती उनके लिए आइडेंटिफाई करना कि ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है और एस्टर हो सकता है। तो बेटा इस तरीके से जो केमिस्ट हैं वो काम करते हैं, अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने ये पीक बेटा याद रखनी है कि जब भी आपको 1700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पीक नजर आए, तो समझ जाएं कि वो पीक किस वजह से है बेटा, C डबल बॉन्ड O की वजह से है। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है बेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनाइल के पीक को देखा जाता है सबसे पहले। अच्छा अब आगे आए जी। अब बेटा जरा अगली पीक देखिएगा। ये मुझे बताएं कि आपने जो भी एक अल्कोहल की पीक बेटा पढ़ी थी, मैं बल्कि उसकी ना पिक्चर नीचे लेके आता हूं, वेट अ मिनट। एक अल्कोहल की पीक आपने बेटा पढ़ी थी अभी, ये वेट अ मिनट। जी बेटा ये आ गई सामने। अब बेटा ये चेक करें जरा कि ये पीक किस वजह से आ रही है जी। पढ़े जरा नीचे क्या क्या लिखा हुआ उसने जी। बेटा किस वजह से आ रही है पीक? पढ़े जरा क्या क्या लिखा हुआ है उसने। OH bond. OH इन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा ये पीक आपने भी पढ़ी थी, मैं इसको भी मेंशन करता हूं। आपने कहा था ये जो पीक है ये OH इन अल्कोहल। क्या फर्क है? पहले दोनों की शेप में फर्क देखें जी, दोनों की शेप में फर्क क्या है? सर वो ब्रॉड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ब्रॉड है ना, बहुत ज्यादा ब्रॉड यस है। बेटा। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो देखें, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OH लगा होगा ना, इसकी बात कर रहा है बेटा कि C डबल बॉन्ड OOH, कि ये जो OH ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, उसकी पीक आपको बहुत ब्रॉड मिलेगी और बेटा थोड़ी सी ऊपर होगी। इसकी देखिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर पीक है अल्कोहल की पीक भी स्ट्रॉन्ग है। तो इनकी शेप में जरा डिफरेंशिएट करना सीख जाए बेटा, क्योंकि एग्जाम में जब आपको ये पीक देगा तो आपको फिर यहां बड़े और दूसरा इसके वेव नंबर का भी थोड़ा सा फर्क है बेटा। ये पीक आपको कहां मिल रही है, जरा वेव नंबर बताइएगा। 3000 के आसपास मिल रही है ना, जी सर। जबकि अल्कोहल की किधर मिल रही थी भाई? 3300 के आसपास, 34. या 34 या 32 से बड़ी रेंज दी हुई है, 32 से 36 के दरमियान। तो बेटा इसका वेव नंबर का भी फर्क है और बेटा इसके अंदर इसका भी फर्क है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OH होगा, उसकी जो पीक होगी, जो ट्रफ होगा वो ब्रॉड होगा, जबकि अल्कोहल का जो ट्रफ होगा वो इतना ब्रॉड नहीं है। तो बेटा ये डिफरेंशिएट करना समझ आ रहा है आपको? इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
यस सर। देखिए है दोनों OH, बेटा ये बात देखिएगा कि है दोनों OH, ये देखें ये भी OH है और वो भी OH है, लेकिन फर्क क्यों आ रहा है कि यहां जो OH है वो कार्बोनाइल के साथ लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ है, जबकि यहां जो अल्कोहल के अंदर OH है वो कार्बन के साथ लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O के साथ नहीं लगा हुआ, इसलिए इनकी स्ट्रेचिंग में फर्क आ रहा है, इसलिए इनकी वेव नंबर में भी फर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेबरिंग एटम है ना बेटा, ये भी कोई रोल प्ले करते हैं बॉन्ड को स्ट्रेच करवाने में। अच्छा बेटा, 2 पीक्स तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में बता दी, 2 पीक्स कार्बोक्सिलिक एसिड में बता दी। अब बेटा इस पीक के बारे में कह रहे हैं जी, ये पीक जो है ना ये किस वजह से आ रही है? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की वजह से। उसने क्वेश्चन मार्क ऐसे डाला हुआ आपसे पूछने के लिए, तो ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की वजह से। अभी हम इस तरह करते हैं कि मैं फिर डाटा बुकलेट पे बेटा चलता हूं ताकि आप थोड़ा वहां से देखें कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ये जी डाटा बुकलेट, बल्कि यहां से बेटा मैं इसकी पिक्चर निकाल लेता हूं, वेट अ मिनट। सर जी बेटा। सर ये तकरीबन कितनी देर की क्लास है? बेटा ये तो बस टॉपिक तो खत्म हो गया, मैंने प्रैक्टिस करानी है, अभी आपको काफी सारे क्वेश्चन करवाने हैं, टॉपिक तो खत्म है बेटा, बस इसी की प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई नई चीज नहीं है इसमें, बस आपको। अब बेटा देखिएगा मैं यहां पर वो स्पेक्ट्रम जो है ना पेस्ट करता हूं। बेटा अब जरा आप यहां से देख के बताते जाइएगा। ये देखिए ये जो पीक आ रही है जी 3000 के आसपास और वेरी ब्रॉड, जरा रीड करें इस एब्जॉर्प्शन को, कहां से आपको मिलेगी बेटा? वेरी ब्रॉड और 3000 के आसपास। 3000 यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, लेकिन ये कह रहा है वीक पीक है, ये तो नहीं हो सकती जी। ये भी 3000 के आसपास है लेकिन वीक पीक है, ये भी नहीं हो सकती भाई। ये 3000 पर आ गया भाई, ये भी 3000 पर आ गया, तो यहां से आपको, अच्छा यहां पर देखें जो नीचे वाली 3000 है ना वो ब्रॉड नहीं है, तो ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, तो ब्रॉड में फिर आपके पास बेटा यही आएगा। अब देखिए आप कहेंगे जी सर यहां तो उसने 2500 से स्टार्ट किया। बिल्कुल बेटा, इसलिए कि देखिए एब्जॉर्बेंस होना यहां से शुरू हो गई है बेटा, यहां से एब्जॉर्बेंस स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए उसने 2500 से बेटा स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये आगे तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, 3000 से भी बेटा आगे जा रहा है, लेकिन जो आप इसका अगर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस चेक करें तो वो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास है। और ये जो ब्रॉड का वर्ड है ये बेटा आपको बड़ा क्लियर एक क्लू देगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है। ठीक है जी, और दूसरा देख ले बेटा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल की पीक भी बेटा चेक करें जरा, कार्बोनाइल की पीक चेक कीजिएगा। कार्बोनाइल की पीक आ रही है बेटा तकरीबन 1700 पर, तो जरा यहां देखिएगा, आपको यहां से C डबल बॉन्ड O बेटा बॉन्ड मिल जाएगा। अच्छा ये एमाइड के अंदर भी प्रेजेंट होता है, कीटोन में भी, एल्डिहाइड में भी, एस्टर में भी। C डबल बॉन्ड O, तो बेटा ये जो है ना C डबल बॉन्ड O आपको यहां पर मिल रहा है। इसको यहां पर बेटा C डबल बॉन्ड O उसने कहीं नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। अच्छा आप कहेंगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा हुआ, बेटा ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का उसने यहीं पर मेंशन किया हुआ है, ये दरी, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि एक पीक आपको 1700 के आसपास भी मिलेगी। तो 1700 या 16, बेटा ये याद रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है, एग्जैक्ट 1700 ना देखिएगा, 1640 से 1750 के दरमियान अगर आपके पास पीक आ रही है तो वो कार्बोनाइल की ही होगी। 1640 से लेकर 1750 के दरमियान अगर कोई पीक आ रही है तो वो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड की वजह से होगी। बेटा ये देखें ये पीक किस एरिया में आ रही है भाई? C सिंगल बॉन्ड O, इसका वेव नंबर पढ़ें क्या है? 1300। ये बेटा ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए C सिंगल बॉन्ड O, या आपको स्ट्रॉन्ग पीक बेटा मिल रही है क्योंकि मोर देन 50% है। तो अब बेटा हम थोड़े से पास्ट पेपर के मेरा हाल है क्वेश्चन कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें एक दो चीजें बेटा और करा दूं, फिर हम पास पेपर के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, ये देखिए इधर बेटा, सपोज आपसे अगर एस्टर का पूछता है ना, एस्टर। अच्छा, आपके पास बेटा ये एक स्पेक्ट्रम है, ये वाला जी। आपको सपोज कंपाउंड का भी नहीं पता, वेट अ मिनट, वेट 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 वेट, एक मिनट बेटा, मैं स्क्रीन को जरा थोड़ा वो कर लो। ये देखें जी, मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये स्पेक्ट्रम दिया जाए और कहा जाए बताएं कि जी क्या इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे जी, क्या कहेंगे? अल्कोहल प्रेजेंट है इसमें? नहीं सर। तो आप फौरन डाटा बुकलेट, गुड बेटा गुड, आप फौरन डाटा बुकलेट पर जाएंगे और डाटा बुकलेट में देखेंगे कि अल्कोहल की पीक तो आती है 3200 के आसपास, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो बड़ी ब्रॉड पीक आएगी 3000 के आसपास। तो आप चेक करेंगे बेटा यहां पर, क्या 3000 के आसपास या 3200 के पास कोई बेटा पीक आ रही है? यहां पर कोई पीक नजर आ रही है आपको? नहीं सर। और कोई ब्रॉड ट्रफ नजर आ रहा है जो 2500 से ऐसे स्टार्ट हो ऐसे करके जाए? नहीं सर। इसका मतलब ये हुआ नहीं सर। कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल भी एब्सेंट है, इसमें अल्कोहल नहीं है जी। और इसी तरीके से इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है बेटा, वो भी एब्सेंट है। वैसे सर एक बात पूछनी थी मुझे, जी बेटा। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप कितनी बार आता है? बेटा ये आप पता नहीं चलाएंगे, ये इसके लिए आपको एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैस स्पेक्ट्रोमीटर और मशीन्स भी हैं, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करेगी। अब जो कनेक्टिविटी है ना, कि ये एटम किसके साथ कनेक्ट है, इस कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, वो आपको एक और मशीन बताती है जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। वो A2 में है आपके सिलेबस में। अच्छा सर। अच्छा बेटा, अब ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पीक है मेरे लिए, मुझे यहां से बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये 1600 और 1700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पीक नजर आ रही है। तो मैं फौरन डाटा बुकलेट पे जाऊंगा कि 1700 के आसपास जो पीक है वो बेटा किस वजह से होती है, जरा देखें। C डबल बॉन्ड O। यस, तो कार्बोनाइल इज प्रेजेंट बेटा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो पीक है ये बेसिकली C डबल बॉन्ड O की वजह से आ रही है जी, ये पीक, ठीक है। और बाकी आपको मैंने बताया बेटा कि ये जो पीक्स होती है ना, ये फिंगरप्रिंट रीजन, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता ही है, लेकिन हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर। जी बेटा। सर ये कार्बोनाइल की क्लासिफिकेशन नहीं होती जिससे हमें पता चले कि ये कीटोन है या वो है दूसरा? बेटा कार्बोनाइल की क्लासिफिकेशन क्योंकि वैल्यूज ओवरलैप करती है ना बेटा, तो वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको इतना अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं देती। उसके लिए दूसरी मशीन्स हैं जो आपको एग्जैक्ट बताएंगी कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। उसके लिए हमें एनएमआर की तरफ जाना पड़ता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की तरफ। वो आपको कनेक्टिविटी भी बताती है कि इस एटम के साथ कितने एटम्स अटैच हैं। ये तो सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप बताएगी बस बेटा, कि इसमें C डबल बॉन्ड O है या नहीं है, बस। अच्छा बेटा, जरा इसको देख के बताएं जी, इस कंपाउंड को देख के बताएं, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेनली प्रेजेंट है? कार्बोनाइल। यस बेटा, कार्बोनाइल। तो देखें ऊपर उसने कीटोन बताया हुआ है जी, कि C डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट, ठीक है। हाँ बेटा, ये जरा देखिएगा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको दिखाना है, उसके बाद मैं पास पेपर पे आता हूं। बेटा यहां पर एक तो मुझे ये पीक नजर आ रही है, ये किस वजह से होगी भी ये पीक? ये पीक किस वजह से C होगी? डबल बॉन्ड O। यस बेटा, C डबल बॉन्ड O। बेटा यहां पर बड़ा मसला आ रहा है, ये बहुत ब्रॉड ट्रफ नहीं आ गया? यस सर, ये आ गया। बहुत Broad. ब्रॉड ट्रफ है भाई। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रफ था, जरा आप उसके बारे में सोचें कि उसकी शेप कैसी थी भाई। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रफ था ना बेटा, वो अगर यहां से स्टार्ट हो रहा था बिल्कुल ठीक है, तो वो यहां जाकर ऊपर भी जा रहा था बेटा, ऐसे, वो ऐसे था। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये आता था बेटा, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होता था।
और इसका मतलब है कि ये जो बेटा ट्रफ है आगे, ये एक और ट्रफ है और जो आपस में कंबाइन हो गए। वैसे ये अब बताएं कि ये किस वजह से आ रहा होगा बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल लग रहा है, ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल लग रहा है बेटा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बोथ आर प्रेजेंट। तो देखिए ये आपके पास है बेटा लैक्टिक एसिड, ऊपर देखें बेटा, इसमें आपके पास OH भी है। तो OH की पीक किधर आ रही होगी? आप बताएंगे कि जी OH की पीक इस रीजन में आ रही है, ये है OH, ये OH की वजह से है। और बेटा ये जो, और कौन सा OH? जो अल्कोहल वाला है बेटा, ये अल्कोहलिक OH है। और बेटा इस एरिया में जो आपको पीक नजर आ रही है ना, इस एरिया में ये पीक आ रही है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के OH की वजह से। ठीक है, तो आपको वैसे एग्जाम में इस तरह का नहीं देता जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप कंबाइन करके वो दे रहा हूं, लेकिन यहां चलो प्रैक्टिस के तौर पर मैंने आपको करा दिया। अब बेटा मैं पास पेपर पर आता हूं कि पास पेपर में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एमाइन का भी चले देख लें, एमाइंस का भी देख लें बेटा। यहां पर देखिएगा ये जो पीक आ रही है बेटा, जरा इसका वो चेक करें कि ये पीक किस रीजन में आ रही है जी, कहां पर आ रही है बेटा? 33 और 3400। और स्ट्रांग है या वीक है बेटा? ये वीक है सर। वीक है, और वीक है, और ये आ रही है 31, 32, 33 के आसपास आ रही है जी, वीक पीक और 33। बेटा चेक कीजिएगा जरा इधर किधर हो सकती है जी वीक और 33,000, 3300। सर NH बॉन्ड है। एमाइन वेल डन, एमाइड। NH यस बेटा, तो आप यहां से इस तरीके से बताएंगे कि ये एमाइड है। अब बेटा हम क्वेश्चन पर आते हैं जी अपने पास पेपर के। ये लीजिए, बस एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी आप खुद भी कर लीजिएगा बेटा। मैं ये जो है ना शेयर कर दूंगा आपसे लिस्ट। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, वेट। ये बेटा क्वेश्चन है हमारे पास कि साइक्लोहेक्सीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिपिक एसिड। पता नहीं आपको याद है या नहीं, ये हमने अल्कीन के अंदर बेटा आपको एक रिएक्शन करवाया था कि ये साइक्लोहेक्सीन है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 के साथ। तो बेटा क्या होगा, यहां से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा चले जाएंगे। और ये CH2 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 4 दफा CH2 आ रहा है, एंड देन C डबल बॉन्ड OH। बेटा ये रिएक्शन याद आया किसी को? जी बेटा ये रिएक्शन याद आया? जी सर, ऑक्सीडेशन एल्कीन। ऑक्सीडेशन इन एल्कीन है बेटा। एक मिनट, अच्छा बेटा अब वो ये कह रहा है, अब जरा क्वेश्चन उसका यहां तो चले, वो रिएक्शन की बात कर रहा है, आपको बताया कि आइडेंटिफाई द रिएजेंट, तो आप बताएंगे हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 और हीट अंडर रिफ्लक्स। कह रहा है सजेस्ट the three main differences between the infrared spectra of cyclohexene, infrared spectra of cyclohexene and adipic acid। बेटा इसको adipic acid बोलते हैं, this is the adipic acid। तो आपने बेटा ये बताना है कि इन दोनों का अगर हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखें साइक्लोहेक्सीन का और बेटा इस एडिपिक एसिड का, इस एडिपिक एसिड का स्पेक्ट्रम देखें तो आपको क्या डिफरेंस नजर आएगा? तो मेरी बात सुनिए, ब्रॉड पीक नहीं होगा। वेल डन बेटा, काफी सारे डिफरेंस आपने बताने, 3 बताने, फिर मैं आपको मार्किंग स्कीम बेटा दिखाता हूं। मुझे बेटा ये बताएं, पहले हम चले एडिपिक एसिड की बात कर लेते हैं। वेट अ मिनट, हम पहले एडिपिक एसिड की बेटा बात कर लेते हैं। यहां पर दो हाई है ना साइक्लोहेक्सीन। बेटा अगर आप एडिपिक एसिड का स्पेक्ट्रम देखें तो क्या उसमें C डबल बॉन्ड O आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर।
तो आपको एक पीक मिलेगी ना यहाँ पर 1700 के आसपास इन एडिपिक एसिड। जी सर। क्या यही पीक आपको इस साइक्लोहेक्सीन में मिलेगी? नहीं सर। तो पहला डिफरेंस बेटा ये हो गया कि आपके पास जो है ना एट 1700 बेटा 1700 पर सेंटीमीटर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ की पीक आएगी इन एडिपिक एसिड, जबकि वहां पर नहीं आएगी। दूसरा डिफरेंस देखिएगा बेटा, क्या इस एडिपिक एसिड के अंदर बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए आपको पीक OH की पीक नजर आएगी 2500 से 3000 के दरमियान? जी सर। यस, OH की पीक मिलेगी आपको इन एडिपिक एसिड। आपने बताना भी होगा डाटा बुकलेट से देखकर कि किसके दरमियान होगी, 2500 से लेकर 3000 पर सेंटीमीटर के दरमियान, जबकि बेटा ये पीक एल्कीन में होगी, साइक्लोहेक्सीन में नहीं। अब बेटा और डिफरेंस देखें, साइक्लोहेक्सीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस एडिपिक एसिड में है। जी बेटा नहीं सर। नहीं है। तो अब आप जरा देख लें यहां पर डाटा बुकलेट में जाकर, डाटा बुकलेट तो उसके ऊपर ही है बेटा, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक किधर आएगी। ये देखें जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो एल्कीन है इसकी पीक आपको मिलेगी 1500 से 1680 के दरमियान, जबकि ये पीक आपको बेटा वहां नहीं मिलेगी। तो आप बताएंगे इन साइक्लोहेक्सीन 1500 से 1680 के दरमियान पीक आएगी ड्यू टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सर बेटा ये ये भी तीन, बताना होगा कि वीक और स्ट्रॉन्ग है। नहीं बेटा ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए इधर, अब बेटा देखिएगा इधर के ये जो मार्किंग स्कीम है ना इसको भी चेक कर लें आप कि उसने क्या क्या पॉइंट्स लिखे। उसने काफी सारे लिखे, आपने कोई से 3 बताने हैं बेटा। ये बेटा आपको नजर आ रहा है, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश की है इसके आंसर को, कि साइक्लोहेक्सीन के अंदर बेटा पीक आएगी एक 1500 से 1680 के दरमियान बिकॉज ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड एडिपिक एसिड वुड नॉट। जी बेटा नजर आ रहा है? यस सर। ये बेटा फर्स्ट Yes, पॉइंट sir. इसने बताया, ये देखिए ये वाला। फिर कह रहे जी दूसरा, चलिए दूसरा भी हम नहीं करते, मैंने भी आपको वो नहीं बताया। तीसरा देखें, एडिपिक एसिड के अंदर बेटा एब्जॉर्प्शन होगी 2500 से 3000 के दरमियान क्योंकि OH इज प्रेजेंट, साइक्लोहेक्सीन में ये नहीं होगी। और तीसरा बता दें एडिपिक एसिड के अंदर बेटा सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी चलिए मैंने भी आपको नहीं बताया, इसको भी हम स्किप करते हैं, हम नीचे वाला मैंने आपको ये 3 बताए हैं कि एडिपिक एसिड के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की। तो बेटा ये 3 मार्क्स हैं, तो आपने कोई से 3 बताने थे, ये 3 आपने बता दिए। बाकी वैसे और डिफरेंस भी है, और डिफरेंस ये है कि साइक्लोहेक्सीन के अंदर बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। साइक्लोहेक्सीन के अंदर बेटा वो ये कहना चाह रहा है बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि साइक्लोहेक्सीन के अंदर आप देखें कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन, जबकि एडिपिक एसिड में आपको कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो। तो इसलिए उसकी अलहदा बेटा वो आपको पीक यहां पर बता रहा है। अच्छा आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा देखिएगा 1 मिनट, ये हमारे पास है एक जी बेटा, ये मैं आपको करा देता हूं क्वेश्चन। ये बेटा हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 CH2 3 दफा आगे, फिर हम चले लिख लेते हैं इसको, एंड देन C डबल बॉन्ड OH। और बेटा इसका वो कह रहा है कि रिएक्शन आप करवाएं मेथानॉल के साथ, मेथानॉल होता है बेटा ये CH3OH। क्या होगा रिएक्शन जी बताएं, शाबाश, क्या बनेगा? हाँ जी बेटा क्या बनेगा?
सर मिथाइल पेंटेनोएट। बेटा एस्टर बनेगा ना, एस्टर, मिथाइल पेंटानोएट, बिल्कुल ठीक नाम दिया बेटा आपने। तो बेटा ये जो आपके पास एस्टर बना है ना, इसको वो नाम दे रहा है वी का, कह रहा है दिस इज वी। देखें हम पढ़ लेते हैं, वो कह रहा है कि दिस पेंटानोइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड विद अनप्लीजेंट ऑर्डर, इट रिएक्ट विद मेथनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू प्रोडक्ट वी, नेम द वी। तो वी आपके पास बेटा एस्टर है, और इसका नाम आपने बेसिकली बताना है, एस्टर नहीं लिखना, मिथाइल पेंटानोएट, ये एस्टर बन गया। अब वो कह रहा है कि a student analyze पेंटानोइक एसिड, मेथनॉल एंड वी यूजिंग द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट ने क्या किया जी कि तीनों कंपोनेंट को अलग-अलग मशीन में रख दिया, या वन बाय वन करके। द स्पेक्ट्रा वर रिटर्न टू द स्टूडेंट विदाउट लेबल्स। अब स्टूडेंट को बेटा इस तरह किया गया है, देखें स्टूडेंट को ना ये तीनों स्पेक्ट्रम दे दिए गए हैं, लेकिन नाम नहीं लिखे। ये बेटा देखिए आपको स्पेक्ट्रम नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करूं, चलें ऐसे कर लेते हैं। ये जी हमारे पास 3 कंपाउंड है जी, मेथनॉल है, आपने डिसाइड करना होगा अब कौन सा किसके लिए है। ये जी हाँ जी बेटा बताइएगा, मेथनॉल के लिए कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, एक्स वाई जी? मुझे तो सर एक्स। एक्स। हाँ जी बेटा, और बच्चे भी बताएं, शाबाश। कौन कौन क्लास में है, पहले मैं ये तो चेक कर लूं, 1 मिनट। सर एक्स होगा। बेटा आप लोग बताएं, अलीजा, ईशा। सर एक्स होगा। बेटा मुझे बताएं मेथनॉल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, चलें ये बताएं। सर वाई होना चाहिए। जी बेटा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी मेथनॉल में? OH। OH। अब आप इस तरह करें, डाटा बुकलेट पर जाएं और देखें जी OH की पीक किधर आती है। डाटा बुकलेट तो आपके पास होगी ना, वहां पर कहां पर आ रही है जी? 3200 से 3600 के दरमियान। यस सर। 3200 से 36 और वेरी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग पीक है। हाँ जी बताएं, 32 से 36 कौन सी भाई? एक्स की, जो बच्चे एक्स कह रहे थे बताएं जी। एक्स होगा वाई होगा? वाई होगा भाई, क्योंकि वाई के अंदर देखें आपको ये स्ट्रॉन्ग पीक नजर आ रही है 32 से 36 के दरमियान। ठीक हो गया। अब रह गए ये दो कि पेंटानोइक एसिड की कौन सी होगी और एस्टर की कौन सी होगी। ये बड़ा आसान है भाई, बहुत आसान है। ब्रॉड पीक देखें किधर आ रही है, ब्रॉड पीक 3000 के आसपास। सर जी में आ रही है बेटा, ये देखें वेरी ब्रॉड पीक, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। तो आप लिख दें फौरन यहां पर कि दिस इज फॉर द पेंटानोइक एसिड। और बेटा यहां पर देखें आपके पास जो पीक आ रही है एस्टर की पीक बेटा बताइएगा, ये आ रही है। क्यों? देखिए इसके अंदर कार्बोनाइल की पीक तो यहां पर भी है बेटा, यहां पर भी। कार्बोनाइल तो दोनों में था ना, यहां पर भी है कार्बोनाइल, लेकिन इसके अंदर आपको कोई अल्कोहल की पीक नहीं मिल रही, कोई आपको इसमें OH जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक नहीं मिल रही। बेटा ये पीक किस वजह से आ रही होगी जरा बताएं। 3000 के बिल्कुल ऊपर जो पीक आ रही है, शार्प पीक है, शार्प है और स्ट्रांग भी है। तो बेटा ये चेक कर लेते हैं कि 3000 शार्प एंड स्ट्रांग पीक, ये चेक करेंगे। सर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH। नहीं भाई क्या बात कर रहे हो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH CH की वजह से, CH की वजह से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का तो भाई बड़ी ब्रॉड पीक आती है, क्यों कह रहे हो ये बात? कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऐसे पीक आती है। तो बेटा ये देखो जरा, फिर चेक करो ना, 3000 से ये थोड़ा पहले है बेटा, ये चेक करें, ये 3000 से थोड़ा सा पहले है। ठीक है जी, अब जरा चेक कीजिएगा, ये ले जी
हाँ जी बेटा, CH की वजह से आ रही है या नहीं आ रही? जी सर, CH की वजह से आ रही है बेटा, ठीक है। नीचे वाली एक पीक हमने क्यों नहीं सिलेक्ट की? क्योंकि वो वीक आ रही थी, ये स्ट्रांग होनी चाहिए थी बेटा। सर इस लेकिन तरीके से फंक्शनल ग्रुप नहीं हम आइडेंटिफाई करते तो फंक्शनल ग्रुप करते हैं, लेकिन उसने अगर कार्बन हाइड्रोजन की भी पूछी है तो आप ये बता सकते हैं अगर वो पूछे आपसे। वैसे तो फंक्शनल ग्रुप ये CH पीक तो हर एक में होती है, ठीक है, ये CH पीक हर एक में मिलती है, लेकिन अगर उसने कहीं पर आपसे पूछी हुई है तो फिर आपको बतानी होगी ना, वहां से देखकर, डाटा बुकलेट से देखकर। बेटा समझ आई है ये बात या नहीं? ये टॉपिक समझ आया आपको? यस सर। अब मैं ऐसा करता यस हूँ कि सर। ये जो है ना बेटा, एक वर्कशीट है, ये आप लोगों से शेयर करता हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व। इसमें थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता बेटा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं आती, इसमें आपसे कोई इस तरह की चीज नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपको स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे, डाटा बुकलेट आपके पास होगी, सिर्फ आपने पीक देखनी है कि ये कौन सी जो है ना फंक्शनल ग्रुप है जो इस लाइट को, इस वेव नंबर वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सर ये क्वेश्चंस आपके पास पेपर की बुक में है? बेटा उसमें असल में ये टॉपिक इनने नया डाला है ना, मैं भी आपको ग्रुप में मतलब सेंड कर देता हूँ, इसमें 8-9 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए हुए, मैं भी आपसे शेयर करता हूँ ग्रुप में, ठीक है? ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा, मेरी बात सुने, और मेरी बात सुने बेटा कि रिवीजन का मुझे बताएं कि कल हम MCQs करना चाह रहे हैं हेलोजन और एल्केन के, ठीक है ना बेटा? कल हम क्लास रख लेते हैं ना एक, और क्लास की टाइमिंग हम 11 to 12 रख लेंगे बेटा, 1 घंटे की। उसमें हेलोजन और एल्केन के MCQs हमने करने हैं, तो वो आप बेटा याद करके आइएगा, टॉपिक पढ़ के आइएगा हेलोजन और एल्केन। सर मंडे को रख लें, वीकेंड पे ना। नहीं बेटा, मंडे को भी रखेंगे ना, क्योंकि अब अभी टाइम नहीं है हमारे पास, मंडे को भी रखेंगे इंशाल्लाह, मंडे को भी होगी, ट्यूसडे को भी होगी, लेकिन कल जो है ना हेलोजन और एल्केन को हम बस 1 घंटे की बात है, उसमें आपने MCQ सिर्फ सॉल्व करने हैं मेरे साथ थोड़े से। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।